नमस्कार। ये आज का जो हमारा लेक्चर है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो हम कल कर रहे थे। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में हमें आज ऑर्गन्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिखने हैं कि वर्ल्ड बैंक असल में बना किन किन से है। आज की तारीख डाल लीजिए, 3 जून 2025। जब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोलते हैं, WBG, तो इसमें 5 ऑर्गन्स इसके बनते हैं: IBRD, IFC, IDA, ICSIC और आपका मीगा। ठीक है ना? तो ये 5 के बारे में हमको करना है। ICSID हो जाएगा, सी नहीं होगा, ये डी होगा। ठीक है, ICSID है। तो इन पांचों के बारे में आज हमें लिखना होगा और फिर हम एंड करेंगे उन रिपोर्ट्स की एक लिस्ट से जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप पब्लिश करता है, क्योंकि एग्जाम्स में आ जाता है कि भाई ये रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है, किससे रिलेटेड है, जो भी है। ठीक है, हेडिंग डालिए इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसी को हम शॉर्ट में IBRD बोलते हैं और अब हम आगे से IBRD ही बोलेंगे। देखिए, इट वाज क्रिएटेड इन 1944। इट वाज क्रिएटेड इन 1944 टू हेल्प यूरोप, टू हेल्प यूरोप rebuild after the second world war, to help Europe rebuild after the second world war, comma, the IBRD is a global development cooperative. द IBRD इज अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव। बेटा टाइम से आया करो, वरना ये खड़खड़ मत किया करो। ठीक है, और वरना पीछे बैठा करो। मस्जिद में नमाज का ये एक बहुत बड़ा नियम है कि जो चाहे आप कितने से बड़े, कितने भी 30 मार खा क्यों ना हो, देर से आए हैं तो पीछे रहेंगे, आगे नहीं आएंगे। नमाजी के सामने नहीं आना है। कोई बात नहीं, जो पॉसिबल नहीं है वो मत करें। लिखिए, कोई बात नहीं, लिखिए, डायरेक्टर से बात करिएगा। द IBRD इज अ ग्लोबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव owned by 189 member countries, owned by 189 member countries, full stop. 189. India was one of the 44 original signatories. India was one of the 44 original signatories to the agreement, signatories to the agreement that established the IBRD, that established the IBRD. ये वर्ल्ड बैंक का सबसे पुराना ऑर्गन है। सबसे पहले जो वर्ल्ड बैंक बना तो वो क्या बना? वो IBRD ही बना। ठीक है, लिखिए, एज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, एज द लार्जेस्ट डेवलपमेंट बैंक इन द वर्ल्ड, IBRD supports the IBRD supports the World Bank Group's mission, World Bank Group's mission by providing loans, by providing loans, comma, guarantees, comma, risk management products, risk management products, comma, and advisory services to, and advisory services to middle income, middle income, advisory services to middle income and credit worthy low income countries, and credit worthy low income countries. इसको मिडिल इनकम और क्रेडिट वर्दी लो इनकम को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज आगे फिर रेफरेंस के लिए काम आएगी। ठीक है,
देखिए लो इनकम कंट्री है, मतलब क्या है कि उसके पास जो सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है या सोर्सेज ऑफ इनकम है वो कम है। वो कम क्यों है? या तो रॉ मटेरियल की कमी है, दूसरा कंट्री में भुखमरी के हालात होंगे, सूखा पड़ता होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तीसरा हो सकता है कि वो कंट्री वॉर में ज्यादा उलझी हुई होगी। अब ऐसे में क्या है कि दो जो पहले की जो सिचुएशंस हैं उसको तो ठीक कर सकते हैं, पर अगर कंट्री वॉर में उलझी हुई है, सिविल वॉर चल रही है, सरकार के खिलाफ लोगों ने, है ना, जैसे कॉन्गो में है, सूडान में है, तो उससे निपटने के लिए फिर तो पैसा नहीं दिया जाएगा। इसलिए शब्द इस्तेमाल किया गया क्रेडिट वर्दी। लो इनकम में भी क्रेडिट वर्दी लोग होने चाहिए। पता चला हमने पैसा दिया और आपने उठा करके उसे वॉर में लगा दिया, तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? देखिए, और ये जो पैसा है वो वर्ल्ड बैंक का नहीं है। वर्ल्ड बैंक इज अ कोऑपरेटिव, ये सभी देशों का पैसा है। तो जो वर्ल्ड बैंक का जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो 25 लोगों का जो ग्रुप है उसके ऊपर नैतिक जिम्मेदारी है। यही बात मैंने कल भी कही थी ब्राजील के रिस्पेक्ट में, कि जब आप ब्राजील से ये कह रहे हो कि अपना पॉल्यूशन कम करो, तो सबसे पहले ब्रिटेन और जर्मनी को तो देखो, जो ब्राजील से कोसों आगे चल रहे हैं धुआं छोड़ने के मामले में। ठीक है, लिखिए। क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज एज वेल एज by coordinating responses as well as by coordinating responses to regional and global challenges, to regional and global challenges, full stop. It works closely with all institutions, it works closely with all institutions। यही सवाल अभी प्रीलिम्स में आया था कि जो वर्ल्ड बैंक है इट मिटिगेट्स पावर्टी या जो भी कुछ है सिंगल हैंडेडली। सिंगल हैंडेडली तो इस दुनिया में कुछ नहीं हो रहा है, बस भगवान कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली। इसके अलावा अगर कहीं पर शब्द आ रहा है तो जरा अलर्ट हो जाइए, सवाल गलत हो सकता है। सिंगल हैंडेडली वहां पर दिया गया था और उसको हिंदी में भी कहा था कि एकमात्र संस्थान है। ऐसा कैसे हो गया? दुनिया की गरीबी मिटाने के लिए एकमात्र संस्थान है, तो एडीबी क्या कर रहा है, इन न्यू डेवलपमेंट बैंक क्या कर रहा है, और आपका मॉनेटरी कमीशन क्या कर रहा है, मॉनेटरी फंड जो है वो क्या कर रहा है, फिर G20 जो है इतना बड़ा वो बना रखा है उसका अपना फंड है वो क्या कर रहा है, OECD क्या करता है, ओपेक क्या करता है। अगर वर्ल्ड बैंक ही सब काम कर रहा है तो बाकी तो दुकानें बंद करो, अपने अपने घर जाएं। ठीक। और वो लोग उसमें, मैंने बहुत से को ऐसे देखा है, मैं ऑनलाइन भी देख रहा था, कोई यूट्यूब में, भगवान जाने उन्होंने वहां लगाया, यहाँ झूठ बोल रहे हैं। और अगर सच में वहां पे ऐसा लगाया तो मुझे लग रहा है तैयारी में अभी तो काफी कमी है। मतलब ये तो वो मूलभूत सवाल हैं जिनको अगर आप गलत करके चले आ रहे हैं घर पे, तो फिर अगले साल मत जाएं पेपर देने, क्या ही करेंगे। ठीक है, ये वो सवाल है। महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन में अगर सवाल में कहीं पे कंफ्यूजन होकर के गलत हो रहा है, या कोई बहुत ही हिस्ट्री का कोई सवाल पूछ लिया जा रहा है, पॉलिटी का कोई बहुत टेढ़ा सवाल पूछ रहे हैं, तो ठीक है, हम मानते हैं चलो फैक्चुअल था, गलत हो गया, हमने याद नहीं किया। मगर कोई ये तो कॉमन सेंस का सवाल है कि क्या वर्ल्ड बैंक अकेले दुनिया की इतने बड़े जो सृष्टि भगवान की बनाई है उसका कल्याण कर लेगा अकेला वर्ल्ड बैंक? कहाँ से आया इतना पैसा, कौन दे रहा है? ठीक है, लिखिए। और अगर ऐसा हो ही पा रहा होता तो फिर अमेरिका में कोई भीख क्यों मांग रहे होते लोग, खाना छीन के क्यों खाते? आपको पता है अमेरिका में गरीब जो होते हैं वो खाना आपके हाथ से छीन के खा लेते हैं और आपको गोली मार देते हैं बदले में। और ट्रम्प इस मामले में गूंगे हैं। भारत में कुछ हो जाए फिर देखो, अपने यहाँ का वो बोलते नहीं कि बच्चे जो हैं 5वीं क्लास में गन लेकर स्कूल जाते हैं, उस पर तो कोई बोलता नहीं है। लिखिए। It works closely with all institutions of the World Bank Group and the public and private sectors and the public and private sectors in developing countries to reduce poverty and build shared prosperity, to reduce poverty and build shared prosperity। जैसे अभी बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पोप से मिले थे, पिछले साल की घटना है, और उन्होंने तीन तीन चार एग्रीमेंट पर साइन किया था कि कोई गरीब नहीं होना चाहिए,
सबके पास ही इक्वल प्रॉपर्टी है। पोप ने साइन किए, पोप चले गए, दिवंगत हो गए। अब मोहम्मद यूनुस भी चले ही जाएंगे जैसी उनकी हरकतें हैं। मगर आप खुद सोचिए ना कि सबकी एक बराबर प्रॉपर्टी हो, जीरो हंगर हो, जीरो पावर्टी हो, ये कुछ मतलब मोहम्मद यूनुस के बस की बात तो नहीं लगती है। जिस आदमी के नेतृत्व संभालते ही साथ देश में हिंसा फैल जाए, जो एम्बुलेंस है वो तोड़ दी जाए, अस्पतालों में आग लगा दी जाए, ऐसा आदमी कह रहा है कि कोई गरीब नहीं होगा, कोई भूखमरी से नहीं मरेगा। तुम्हारे कुर्सी संभालती साथ तुम मरने लगे सब, और सपने तुम देख रहे हो पता नहीं क्या। और वैसे ही पोप थे जो साइन कर दिया, उनके बुला लिया, उनको बिठा लिया अपने साथ में। तो मोहम्मद यूनुस से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? मोहम्मद यूनुस को तो उस टाइम में मिल गया था अवार्ड, वो अलग बात है। मगर अभी हमने देख लिया ना। अब ऐसे में क्या है कि शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी की जब बात हो रही है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी क्या है कि भाई मेरे कंट्री की जो वेल्थ है ना, उससे केवल मेरा ही भला ना हो, मेरे आस पड़ोसियों का भी हो जाए, मेरे जो दोस्त जो दूसरे जो देश हैं उनका भी भला हो जाए। जैसे तुर्की का हमने किया था, ऑपरेशन दोस्त चलाया था। आपको बताया होगा कि भीष्म नाम का एक क्यूबिकल हॉस्पिटल तैयार किया था भारत सरकार ने, डीआरडीओ ने। मेक शिफ्ट हॉस्पिटल है भीष्म। उसको वो पजल जैसा उसे जोड़ लोगे तो हॉस्पिटल बन जाए, 200 लोगों का इलाज हो जाएगा एक मेक शिफ्ट हॉस्पिटल में। वो तब जरूरत महसूस हुई थी तुर्की में, जब एनातोलिया में जब भूकंप आया था। अब बताइए, अब हम शेयर अपना जो जो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, जो प्रॉस्पेरिटी है उसे शेयर करेंगे कैसे? ये देखना पड़ेगा ना। तो जब हम रीबिल्डिंग की बात कर रहे हैं ना, ऑर्डर को रीबिल्ड करना है, तो सबसे पहले क्या जरूरी? पीस जरूरी है, वर्ल्ड पीस जरूरी। अगर पीस नहीं है, अगर हमारे साथ में आप मिलकर के कदम ताल करने को राजी नहीं है, तो हम नहीं कर सकते हैं। सीधी सी बात है ना। देखो, परेड तब अच्छी चलती है, कंटिजेंट एक परेड में मूव कर रहा होता है वो तब जब सारे फौजी एक साथ चलते हैं और एक साथ चलने के लिए राजी हैं, वो एक रेजिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इफ वी कंसीडर दिस ह्यूमैनिटी एज अ रेजिमेंट, देन ह्यूमंस मस्ट मूव अहेड इन सिंफनी। अगर वहीं पर सिंफनी नहीं है, तब तो फिर कोई मतलब ही नहीं बना ना। यूनिसन कैसे होगा? सिंफनी इज एसेंशियल फॉर यूनिसन। लिखिए द नेक्स्ट पैराग्राफ। और ये आजकल वो आ रहे हैं ये मॉक इंटरव्यू वगैरह, उसमें बच्चों के जवाब देखो, वो इतना सेफ खेलते हैं जैसे T20 का मैच चल रहा होगा। गेंदें बचानी है, ज्यादा से ज्यादा रन मारने हैं। इतना सेफ खेलोगे बेटा, मूर्ख कहलाओगे। सीधा सा सवाल पूछा जा रहा है कि भाई देश के हित क्या है, वो कहते वो देश के हित से ऊपर मानवता का हित रखते हैं। और देश हमारा बर्बाद हुआ जा रहा है, यहाँ पे मानवता की सराहना हो रही है। पाकिस्तान हम पर अटैक कर रहा है, लोग कह रहे हैं अरे अरे वहां तो निर्दोष मर रहे हैं, उन पर अटैक मत कर रहे हैं। कैसे? ये कैसा कायरता है भाई? चाणक्य देख रहे होते तो रो रही होती उनकी आत्मा कि इनके लिए मैंने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था क्या? है? वो कह रहे हैं उन्हें मत मारो, तो निर्दोष हैं। वो निर्दोष हैं वो टैक्स भर रहे हैं आतंकवाद के लिए। दे आर पेइंग टैक्सेस फॉर टेररिज्म। आप उन्हें निर्दोष कह रहे हैं? हमें ये सोचना पड़ेगा ना, एग्जाम दे रहे किस लिए दे रहे हो? कल को तुम डिफेंस सेक्रेटरी बनो, क्या कहो? शांति रखनी है। शत्रु हम पर हमला कर रहा है और हम कहेंगे शांति बनाकर रखनी है? अरे माकूल जवाब देना है। आज जो हथियार हैं उससे बेहतर हथियार खरीदने हैं। मारक क्षमता बढ़ानी है। अग्नि 5 बनाई है, अग्नि 10 बनानी है। 10,000 किलोमीटर तक मार करेगी, ध्वस्त कर देगी, पूरा भस्म कर देगी शत्रु को। ऐसा बनाना है। अभी डिफेंस सेक्रेटरी बनने के लिए चले गए और वहां पर इंटरव्यू में जवाब दे रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये तो मारना नहीं है, ये तो नहीं कर। घर बैठो, वरना कोई और नौकरी देखो भाई, है ना। साइकिलिस्ट बनो, एनवायरमेंट बचाओ। लिखो भाई, द प्रपोर्शनल शेयर होल्डिंग सिस्टम, ये बहुत जरूरी बात है। द प्रपोर्शनल शेयर होल्डिंग सिस्टम इज प्रेवलेंट इन द IBRD। आपने जितना पैसा दिया होगा उतना आपका वोट शेयर बनेगा, इन एडिशन टू द बेसिक शेयर होल्डिंग। बेसिक तो सबके लिए बराबर है, खाता खोलने के लिए 1,000 रुपया चाहिए ही चाहिए, वो वाला हिसाब चलता है ना जैसे। लिखिए, द प्रपोर्शनल शेयर होल्डिंग सिस्टम इज प्रेवलेंट इन द IBRD, फुल स्टॉप। IBRD raises most of its fund
IBRD raises most of its funds in the world's financial markets. In the world's financial markets. ठीक है। और ये जब IBRD या ऐसे बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस जब पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेंचर कैपिटल बोलते हैं। ये बहुत मोटी रकम आती है इकट्ठी शेयर बाजार में। ठीक है। और यही आ रहा होता है जिसे पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोला जाता है। ठीक है। मगर इसमें क्या होता है कि पैसा दूसरों का है, इसलिए जरूरत से ज्यादा रिस्क ले नहीं सकते हैं। तो अगर ये आपके बाजार में इन्होंने निवेश किया है, इन्वेस्ट किया है, और आपके यहाँ जरा भी कुछ ऊपर नीचे हुआ, ये वैसे ही भाग जाएंगे वापस। इसलिए इसको हॉट मनी बोला जाता है। ये जितनी तेजी में आए उतनी तेजी में भाग जाएंगे, क्योंकि असल में इन्होंने जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वो इनका खुद का नहीं है। और जवाबदेही बहुत ज्यादा है। वर्ल्ड बैंक कभी डिफॉल्ट थोड़ी ना कर सकता है, इसलिए वो रिस्क भी लिमिटेड ले सकता है, जैसे वेटेड रिस्क बोलते हैं। लिखिए, IBRD has maintained a triple A rating since 1959. IBRD has maintained a triple A rating since 1959। मतलब डिफॉल्ट नहीं होता है। ट्रिपल ए मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ये। दिस हाई क्रेडिट रेटिंग अलाउज इट 1959। ट्रिपल ए रेटिंग सिंस 1959। देखिए, दिस क्रेडिट रेटिंग अलाउज IBRD to borrow at low cost, allows IBRD to borrow at low cost and offer middle income countries access to capital, access ACCESS है, access to capital on favorable terms, access to capital on favorable terms। देखो, 80,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार ने लोन लिया था, किसके लिए? बुलेट ट्रेन के लिए। मगर वर्ल्ड बैंक से नहीं लिया वो, जापान से लिया। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड बैंक तो लोन देगा तो वो वापस करना पड़ेगा। अभी जापान ने जो वापस करने की जो शर्तें रखी हैं तो बहुत ज्यादा रिलैक्स्ड हैं, प्रॉब्लम ही नहीं है। 20 साल का तो हॉलीडे पीरियड है, समझिए। 20 साल तक तो बात ही नहीं करेंगे, वो आपसे मांगेंगे, उन पर बहुत पैसा है। उनके यहाँ की जनरेशन बूढ़ी हो रही है, हसरतें समाप्त हो गई हैं उनकी। तो पैसा वो रख रहे हैं खातों में, ऐसे ही जमा है बस। तो अब क्या है कि उन्होंने पैसा जमा करने पर टैक्स लगाना शुरू कर दिया, चार्ज लगता है। पैसा जमा मत करें, डिमांड करें, खर्चा करें, खर्चा ही नहीं हो रहा है, इसलिए उठा करके उन्होंने इस पैसे को भारत को दिया है। इतना पैसा, 80,000 करोड़ रुपया। लोग बोले बुलेट ट्रेन की जरूरत ही क्या है? हाँ, जरूरत तो आपकी भी नहीं थी, मगर आप आ ही गए धरती पर। ऐसा ही होता है। तो हर किसी की अपनी एक जरूरत होती है। लिखिए, अब बेटा, गाय भैंस अगर ट्रेन के आगे आके मर रही है ना, तो इसमें रेलवे की गलती कम है, वो गाय भैंस के मालिकों की गलती ज्यादा है, जो रेलवे लाइन के समीप छोड़ देते हैं उनको। और जानवर में इतनी बुद्धि नहीं है, जानवर में इतनी बुद्धि होती तो वो बन जाते डॉक्टर इंजीनियर। वो तो बेचारे लाइन को क्रॉस कर रहे थे, सामने से ट्रेन आ गई, कट गए। असल में क्या होता है, जब तक दूध देने की उम्र होती है तब तक जानवरों को बांधते हैं, फिर छोड़ देते हैं, कट जाते हैं वो। और नाम आता वंदे भारत के ऊपर। ड्राइवर ने मार दिया, देख सकता था, रोक लगा सकता था, ऐसे नहीं हो सकता है कुछ भी। ठीक है। मगर इन सब कामों से निपटने के लिए हम जो बुलेट ट्रेन जैसे माइटी और एस्पिरेशनल प्रोजेक्ट्स को टाल भी नहीं सकते हैं। जब हम सपना देख रहे हैं बड़ा बनने का, तो हमें वो सारी चीजें भी अपने यहाँ लानी पड़ेंगी। मुंबई में मोनोरेल आए हुए आज बहुत साल हो चुके हैं। मोनोरेल जानते हो? मोनोरेल नहीं जानते हो? मोनोरेल पढ़ना क्या होती है, ठीक है। मुंबई में चलती है, उल्टी लटक के चलती है। जैसे मेट्रो पुल के ऊपर चलती है, मोनोरेल पुल के नीचे चलती है। हाँ, चेन्नई में भी है, हाँ होगी। लिखिए, और अभी थोड़े दिनों में वो आ जाएगा हाइपर लूप।
उसकी तो स्पीड ही गजब होगी, बस चक्कर ना आ जाए उसमें बैठ के अंदर। लिखिए, द आईबीआरडी रेजेस मोस्ट ऑफ इट्स फंड्स इन द वर्ल्ड। अच्छा ये लिख चुके हैं आप। आईबीआरडी अर्न्स इनकम फ्रॉम, लिखिए आईबीआरडी अर्न्स इनकम फ्रॉम द रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी। जो उसने पैसा दूसरे देशों को दिया है उस पे इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। रिटर्न ऑन इट्स इक्विटी एंड फ्रॉम द स्मॉल मार्जिन it makes on lending, and from the small margin it makes on lending। साथियों, एक मैं यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, अभी 2025 प्रीलिम्स में भी इसको पूछा गया था। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं वो भी जरा ध्यान से सुनेंगे। जब आप लोन लेते हैं ना, तो क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, माने देनदारी बढ़ जाती है। और जब आप इसी लोन को चुकाएंगे, माने रीपे करेंगे, तो यही लायबिलिटी आपकी घट जाएगी। मगर रीपेमेंट का मतलब क्या होता है? लोन प्लस इंटरेस्ट। हाँ, लोन की जगह पे अगर आप प्रिंसिपल लिख लें तो भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। मगर लायबिलिटी तो जो कम होगी ना, वो इस प्रिंसिपल अमाउंट की बात हो रही थी। ये इंटरेस्ट तो आपको एडिशनल देना पड़ेगा, ये इंटरेस्ट आपको एडिशनल देना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से इंटरेस्ट जो होगा वो आपका करेंट एक्सपेंडिचर होगा। और जब आप लोन को रीपे करेंगे तो लायबिलिटी पार्ट जो होगा वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यही सीधा सा सिंपल सा सवाल अभी प्रीलिम्स में पूछा गया था। इससे आसान सवाल इकोनॉमी के लिए तो और यूपीएससी क्या बनाता बैठ करके, वो मास्टर जिसको रुपया दिया होगा आयोग ने कि सवाल फ्रेम करके दे दो। जिस एक्सपेंडिचर से आपका या तो एसेट क्रिएट हो जाए या आपकी कोई लायबिलिटी कम हो जाए, एसेट क्रिएट हो या लायबिलिटी कम हो, ऐसे एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कह देते हैं। आपने पैसा दिया सरकार ने कि भाई एक नया स्कूल बना करके खड़ा कर दो, एक नया सैनिक स्कूल बना दो, ठीक है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। मगर इसी पे सैनिक स्कूल जो ऑलरेडी जो बना हुआ है घोड़ा खाल में, उसी पे पेंट करवा दो दोबारा से, दैट विल बी योर करेंट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्योंकि पेंट करने से कोई एसेट नहीं बनेगा, पेंट करने से कोई लायबिलिटी नहीं बड़ी होगी, जो जहां है वो वहीं रहेगा। टीचर्स की सैलरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। नया टीचर भी रख लेंगे तो भी रेवेन्यू ही हो जाएगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि नए टीचर को भी रखने से ना लायबिलिटी बढ़ी ना एसेट क्रिएट हुआ, कुछ नहीं हुआ। वो जहां एसेट माने कोई बिल्डिंग, कुछ फैक्ट्री, है ना, कोई प्रोजेक्ट, वो होता है एसेट। तो यही सवाल अभी आया था। अभी आपने इस पे क्या लिखा है? स्मॉल मार्जिन इट मेक्स ऑन। हाँ, तो ये जो जो अर्निंग होगी देखो, वो तो जब आप उसने आपको लोन दिया, वर्ल्ड बैंक ने आपको लोन दिया, आप इंडिया है मान लीजिए, अब इंडिया जब चुकाएगा तो उसका एक तो कैपिटल कंपोनेंट चुकाएगा, साथ में करेंट कंपोनेंट भी चुकाएगा। लोन को जब हम रीपे कर रहे हैं ना, किसी बैंक को मैंने मान लो स्टेट बैंक से लोन लिया, तो लोन जब मैं, अभी तो जो मिले मुझे मिला है वो कैपिटल कंपोनेंट मिला है, इसीलिए मैं कहता हूं बैंक से कैपिटल ले लो जा करके। कैपिटल आपको कहां से मिला है? बैंक से मिल जाएगा। मगर जब मैं उसे रीपे करने चलूंगा तो जो टोटल अमाउंट मुझे रीपे करना है उसमें एक कैपिटल कंपोनेंट भी है और एक करेंट कंपोनेंट भी है। करेंट कंपोनेंट जो है वो हमारा इंटरेस्ट पेमेंट है। इंटरेस्ट पेमेंट बेसिकली उस बैंक की कमाई है, ठीक है। इसीलिए सरकार जब छोड़ती है ना गरीबों के हित के लिए, तो वो इंटरेस्ट छोड़ देती है, इंटरेस्ट सबवेंशन कर देती है, 2% का, 3% का।
प्रॉम्प्ट रीपेमेंट में छोड़ देती है। ये इंटरेस्ट सबवेंशन करेगी, वो कभी भी प्रिंसिपल सबवेंशन नहीं करेगी। जितना उठाकर तुम्हें दिया है, मान लो 10,000, जैसे उसने कह दिया स्वानिधि स्कीम है, स्ट्रीट वेंडर के लिए 10,000 रुपया ले लो, 20,000 ले लो, और फिर उस पे तो वो कहते हैं अगर आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट करेंगे, टाइम से अगर किस्तें भर देंगे, तो हम आपको 2% का 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन दे देंगे, माने हम आपका ब्याज माफ कर देंगे। हमें नहीं चाहिए, हम मानते हैं आप निर्धन हैं, गरीब हैं, हम आपकी सहायता के लिए खड़े हैं, मगर सरकार वो 10,000 रुपया कभी नहीं छोड़ेगी, वो तो तुमसे लेकर मानेगी किसी भी तरीके से। नहीं दोगे तो उसका भी अलग इंतजाम कर देगी सरकार, ये है। ठीक है, तो ऐसे जब बहुत बेसिक सवाल आते हैं तो यह हमारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए, क्योंकि हाँ, महाजन जो लोन देते थे उसमें क्या होता था कि एक टाइम आने पर हमारा करेंट कंपोनेंट जो है वो कैपिटल से भी ज्यादा बड़ा हो जाता था। इतना ब्याज हो जाता था, इतना ब्याज हो जाता था कि 5-5 पीढ़ियां चुका ही रही हैं, चुका नहीं पा रही, बर्बाद हो गए बेटा, बंधुआ मजदूर बन गए, क्योंकि हमारे परदादा ने पगड़ी रख दी थी उनके श्री चरणों में, ऐसा था, तो चुका ही नहीं पा रहे हैं। और ये क्या होता है, ये सब फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस होती हैं बेसिकली, ये सब अकाउंट्स में गड़बड़ी करके किया जाता था। ठीक है, उसी का नतीजा भोग रहे हैं कि आज वैसे जमींदार बचे ही नहीं है, क्योंकि जमींदारों ने जितनी मलाई खाई है इस देश में, उतनी तो आज के आईएएस भी नहीं खा पा रहे हैं। कितने साल तक खाई है, सोचो, मुगलों के टाइम में खाई, फिर ब्रिटिशर्स के टाइम में खाई। ये तो भूदान आंदोलन जैसे आंदोलन ना चलते, अगर राइट टू प्रॉपर्टी उस टाइम संविधान में ना जोड़ा जाता, तो आज भी क्या दुर्दशा हो रही होती, आप समझिए। लिखिए, इंडिया रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैंक लोन, इंडिया रिसीव्ड इट्स फर्स्ट बैंक लोन of 34 million US dollars. India received its first bank loan of 34 million US dollars from the International Bank of Reconstruction and Development in November 1948. From the IBRD, लिख लो ना, from the IBRD in November 1948 for railway rehabilitation. For railway rehabilitation. देश आजाद हुआ था, रेलवे में विस्तार की जरूरत थी। कौन सी कमेटी ने रेलवे बजट और एनुअल बजट को अलग अलग कर दिया था? अलग अलग कर दिया था, एक वर्क कमेटी ना। सवाल को सुनेंगे, लिखिए, ड्यूरिंग द 1950s, ड्यूरिंग द 1950s, अभी इस बार बैटरी वाला एक सवाल आया ना, उसमें क्या पूछा गया था? कैथोड पूछा गया था, है, और ध्यान ही नहीं गया, इसमें कैथोड पूछा गया है। अब ऐसा भी हो जा रहा है, यूपीएससी वरना क्या करता है, नॉट को हाईलाइट कर देता है, उसने कैथोड को हाईलाइट नहीं किया, है ना। तो बहुत कुछ हो रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सवाल की जो डिमांड है पहले उसको देखें। ड्यूरिंग द 1950s द आईबीआरडी वाज इंडियाज sole source of World Bank borrowings. During the 1950s, the IBRD was India's sole source of World Bank borrowings. हम वर्ल्ड बैंक से जो भी पैसा ले रहे थे वो बेसिकली हम आईबीआरडी से ही ले रहे थे 1950 के दशक में, माने जब पंडित जी प्रधानमंत्री थे। देखिए, वर्ल्ड बैंक बोरोइंग्स। दूसरी एजेंसी का नाम लिखिए, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। देखिए, established in 1956, established in 1956, comma, the IFC focuses exclusively, the IFC focuses exclusively on the private sector. तमाम दफा सवाल ये बन चुका है, पीसीएस में, आरओ में, आईएएस में, सब जगह पूछ चुके हैं इसको, पर आ जाएगा घूमता फिरता दोबारा से। IFC focuses exclusively on the private sector, full stop. It has 186 member countries. It has 186 member countries.
एग्जाम देने से पहले एक बार मेंबर कंट्रीज का जो भी अपडेटेड जो नंबर होगा उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि 2 साल पुराने नोट से 186 पढ़ के चले गए और वहां भी करे आए। ठीक, लिखिए। क्योंकि ब्रिक्स में भी अब 5 देश नहीं रहे हैं, उन्होंने भी सब भर लिए हैं बाहर से बुला बुला के, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था। लिखिए, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर, इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर एंड इट रिप्रेजेंट्स it represents IFC's single largest country exposure. India is the founding member and it represents IFC's single largest country exposure. माने आईएफसी जितने लोन्स बांट रहा है उसमें से सबसे बड़ा बेनिफिशियरी भारत है। भारत उस पैसे को यूटिलाइज कर रहा है। लिखिए, आईएफसी मेंटेन्स एन ऑफिस इन कोलकाता, IFC maintains an office in Kolkata to focus upon low income countries, to focus upon low income countries. Full stop. अगर आपको ध्यान होगा तो जब हमने ये चंद्रयान कि जब सक्सेसफुल हुआ तो ब्रिटेन के एक पत्रकार ने कहा कि अगर इंडिया चंद्रयान वो मून के साउथ पोल पर सक्सेसफुली पहुंच रहा है तो इसका मतलब है अब इंडिया को पैसे की कोई जरूरत नहीं है वहां। ये मतलब यूरोप का जो खींच थी वो सामने निकल करके आ रही थी, जो नेता मंत्री नहीं बोल पा रहे थे वो अपने पत्रकारों से बुलवा रहे थे कि भारत को अब पैसा मत दो, अब समय आ गया है जब इनको वही दोबारा से इनका दिन कर दो जैसे जब हमने इनको, है ना, 18वीं सदी में 19वीं सदी में जब हमने इन्हें गुलाम बनाया था, वो वाला काम इनके साथ दोबारा से करने का वक्त आ गया है। असल में क्या है कि भारत ने अपने प्राइवेट सेक्टर को इतना ज्यादा मजबूत कर दिया है कि अब सरकार एक तरफ फोकस कर रही है और साथ साथ प्राइवेट सेक्टर कदम ताल कर रहा है। आप देखिए कि हमारे जो जो स्पेस मिशंस हैं उसमें कितना ज्यादा काम जो है, लगभग 50% जो मदद आ रही है वो प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही है। चाहे स्पेयर पार्ट्स बनाने हैं, चाहे डिजाइन तैयार करनी है। मतलब अब इसरो ये बताता है, सीक्रेट भाषा में उनको बोलता है कि हमें हमारी ये रिक्वायरमेंट्स हैं कि आप ये काम कर सकते हैं कि नहीं, और वो स्पेस स्टार्टअप जो हमारे हैं वो लग जाते हैं। पहले ये सारा काम इसरो को खुद को करना पड़ता था। और सरकार का जो काम होता है ना वो बहुत लंबा चौड़ा और महंगा होता है, सफेद हाथी होता है। ये है, प्राइवेट में वो काम सस्ता होता है, कंपेटिटिव बिडिंग होती है। इसरो देखता है कि कौन सा स्टार्टअप हमें जल्दी से करके दे देगा, कम टाइम लगाएगा, अच्छी क्वालिटी होगा, कम पैसा होगा, इसलिए हो रहा है। कम कीमत में पहुंच रहे हैं ना भाई हम लोग। जो हमारा जो मार्स ऑर्बिटर मिशन था वो ग्रेविटी उनकी मूवी से सस्ता था। हॉलीवुड की मूवी थी ग्रेविटी। अब वो आप तो इतनी महंगी फिल्में बना रहे हैं, अब मंगल पर पहुंच गए आपसे ही कम दाम में। तो खींच जो है, एजिटेशन जो है वो तो लाजमी है, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर क्या है कि हमने जो पैसा हमें मिलता है हम उसको बहुत सही दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये फिजूल स्कीम्स नहीं है, 2015 में लागू हुई थी। इसी से ही वो इकोसिस्टम बना है। आप देखिए आज जो हर शहर में जगह जगह पर नए नए जो स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, ये इन्हीं स्कीम्स की वजह से ही आए हैं। वरना इससे पहले लोग भारत में बिजनेस करने में डरते थे। आज बैंक्स जो हैं वो आपके दरवाजे पर खड़ी रहती हैं, ब्रांच में भी जाने की जरूरत नहीं है, वो अपना बैंकिंग एजेंट आपके यहाँ भेज देंगे आपको लोन देने के लिए। बस आप काम करने वाले होने चाहिए, ये ना। तो ये बात है। अब जब ये सब बनेगा तो जाहिर है कि इसके जो बेनिफिट्स होंगे अभी दिखना शुरू हो गए हैं। जरा इसी चीज को और रूटेड होने दीजिए, एस्टेब्लिश्ड होने दीजिए, फिर देखिए मजा क्या होगा। यूरोप तो अपनी गलतियां भुगतेगा ही, वो तो भुगत ही रहा है, शुरू हो गया है। मगर आने वाला जो समय है वो इंडिया के लिए है, बशर्ते हमें अपना ब्रेन ड्रेन रोकना होगा। जो बात अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कही है कि बहुत अच्छा टैलेंट एयरफोर्स में, आर्मी में नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा टैलेंट डीआरडीओ में नहीं आ रहा है।
क्योंकि सैलरी उतनी अच्छी नहीं मिल रही है जितनी विदेश में मिल रही है, इसलिए लोग भाग जा रहे हैं बाहर ही बाहर। और फिर वही हमारे ही लड़के जो वहां बना रहे हैं वही हमें इंपोर्ट करना पड़ रहा है कि नहीं है? तो हमें जरा अपने यहाँ की फाउंडेशंस अगर हमारे क्लियर हो जाएं तो प्राइवेट सेक्टर इंडिया को आगे लेकर जाए। इंडिया की जो आगे की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसका जो व्हीकल बनेगा वो प्राइवेट सेक्टर ही बनेगा। और उसमें आईएफसी का बहुत बड़ा रोल है क्योंकि यही प्राइवेट सेक्टर के लिए पैसे दे रहा है। लिखिए भाई, प्राइवेट सेक्टर के लिए कैसे पैसा मिलेगा? इसका मतलब ये नहीं है कि भारत सरकार ने चिट्ठी लिख दी कि हम इन इन कंपनीज के खाते में पैसा डालेंगे, हमें लोन दे दीजिए, ये नहीं है। जैसे मान लो तेलंगाना की सरकार ने चिट्ठी लिखी भारत सरकार को कि हमने इतना स्पेस हैदराबाद के आउटर एरियाज में, आउटस्कर्ट्स में हमने आइडेंटिफाई किया है ताकि हम यहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज को ला सकें, अच्छा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आ सके, तो हमें पैसे की जरूरत है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांगेगी पैसा। ये है, ठीक है ना? प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, प्राइवेट सेक्टर के लिए अच्छा इन्वायरमेंट इकोसिस्टम खड़ा करने के लिए अगर आपको पैसे की जरूरत है तो वो गवर्नमेंट को मिलेगा, प्राइवेट कंपनी को नहीं मिलेगा। अगर ये क्वेश्चन में आ जाएगा कि डायरेक्टली किसी कंपनी को, डायरेक्टली नहीं मिलेगा, सरकार मांगेगी। ये सॉवरेन डेट कहलाता है। वर्ल्ड बैंक से जो हम पैसा लेते हैं ये भारत सरकार का कर्जा है, इसलिए वो भारत सरकार के ही अकाउंट में आएगा और फिर भारत सरकार उसको अपने हिसाब से खर्चा करेगी और सब्सिडी नहीं बटेगी। वर्ल्ड बैंक से लिए हुए पैसे की सब्सिडी नहीं बटेगी। जी नहीं नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूं, सीधा नहीं देगी, सरकार खर्चा करेगी। सरकार हाईवे बनाएगी, वहां पर जो है प्लॉटिंग का हिसाब करेगी, पानी का हाँ यही तो करेगी, और क्या करेगी? फिर तो आपको करना है भाई। गवर्नमेंट आपके लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट सकती है, जानवरों को मार सकती है, बाकी तो फिर बिल्डिंग आप ही बनाएंगे ना। हैदराबाद में क्या हुआ? एक आईएएस ने भी ट्वीट कर दी थी गिबली स्टूडियो वाली फोटो, तो उसको शंट आउट कर दिया सरकार ने। उन्होंने कोई फोटो गलत थोड़ी ना डाली थी, पेड़ कटे थे, अब मोर रो रहे थे, तो उसमें बुराई क्या है? फोटो ही तो डाली है अफसर ने। अब सरकार परेशान हो गई कि ऐसा कैसे कर दिया। तो क्या है कि पैसा जो खर्चा हो रहा है ना, ये हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूरू, पुणे, ये ऐसे ही नहीं बन गए हैं, इनके लिए बहुत पेड़ कटे हैं, बहुत पैसा लगा है, बहाया गया है पैसा। यही चीज हमारे सेलाकुई में भी हुई थी, मगर यहाँ पे तो रोक नहीं पाए। रोक इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमारे पास हाईवे नहीं थे, दूसरा हम लैंड लॉक्ड हैं, और उस टाइम में तो दिल्ली पहुंचने में भी 8-8 घंटे लगते थे, इसलिए कंपनीज भाग गई सेलाकुई से। वरना ये 3 घंटे वाली रोड अगर उस टाइम में होती। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो हमारा आईएमए है, साल में 2 बार तो इनकी पीओपी होती है, रास्ते बंद कर देते हैं, सवेरे भी बंद शाम भी बंद। तो क्या कंपनी डरती है इन सब चीजों से। कंपनी सोचती है कि उसका जो काम होना होगा ना, मैन्युफैक्चरिंग का जो है, वो ऐसा जगह पर, ऐसी जगह वो लोकेटेड हो कि जहाँ सीमलेस हो सारा काम, वहां ना लाइट कटे, वहां का मौसम ज्यादा खराब ना हो, वहां पे पानी की कोई प्रॉब्लम ना हो, वहां पे टैक्स में भी बहुत अच्छा हमें इंतजाम मिले। यहाँ पे टैक्स में तो मिल रहा था, बाकी में नहीं मिल पा रहा था, इसलिए हमारा सिडकुल बहुत अच्छा नहीं कर पाया हरिद्वार में होते हुए भी। हमारे आईटी पार्क में भी कुछ खास बहुत नहीं हो पाया, मल्टीनेशनल कंपनीज के नाम पे तो आईटी पार्क ही है बस, है ना? ये है, लिखिए IFC offers investment advisories and asset management services. IFC offers asset advisories, investment advisories, and asset management services to encourage private sector development. To encourage private sector development. IFC offers investment advisories and asset management services to encourage private sector development. These advisories include A लिखिए, A promotion of investment ecosystem, promotion of investment ecosystem,
फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम, फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इकोसिस्टम फॉर प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। अभी हाल ही में जो लोकोमोटिव फैक्ट्री लगी है, कहाँ लगी है? अरे लोकोमोटिव फैक्ट्री लगी है भाई, इंजन बनाने के लिए, दाहोद में लगी है, गुजरात में। मोदी जी गए थे, इंजन में भी चढ़े थे हैं, बस उन्होंने चलाया नहीं इंजन। ऐसा है, गुजरात में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टमेंट पैसा है। मोदी जी बहुत अच्छा होता कि दाहोद की फैक्ट्री को ना आप केरल में लगा देते। केरल में इन्वेस्टमेंट नहीं है, विदेश का पैसा नहीं आ रहा है, सरकार राजी नहीं होती प्राइवेट सेक्टर के लिए। केरल के जो बच्चे हैं ना, वो नर्स और पैरामेडिक बनने में विश्वास ज्यादा कर रहे हैं, और वरना वो विदेश जा रहे हैं। आप सबसे ज्यादा देखना, जब भी कहीं पर भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए भारत सरकार ऑपरेशन चलाती है, हमारे एयरक्राफ्ट्स भेजे जाते हैं, उनमें केरल के नागरिक सबसे ज्यादा आते हैं। यमन से नर्सों को निकालने के लिए ऑपरेशन चला था, सारी नर्सें केरल की थी। ये स्थिति है। अगर एक इतनी बड़ी फैक्ट्री वहां पर लग जाती, तमिलनाडु में, केरल में, या हिंटरलैंड कर्नाटका में, या बंगाल में लग जाती, तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ काम हो पाता। गुजरात में तो ऑलरेडी जामनगर में दो दो इतनी बड़ी रिफाइनरीज हैं, गुजरात में तो इतने बड़े बड़े पोर्ट्स हैं, और प्राइवेट सेक्टर है। हीरे का सारा काम गुजरात में है, कॉटन टेक्सटाइल गुजरात में है। टूरिस्ट फुटफॉल ओवरऑल, गिर भी वहां पर है, वो बड़ी मूर्ति भी वहां पर है। हमें क्या चाहिए था कि हम इतना बड़ा जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लोकोमोटिव फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो हम किसी ऐसे प्रदेश में लगाएं जहां पर कि कुछ हो। मध्य प्रदेश में लगा सकते थे, छत्तीसगढ़ में लगा सकते थे, बिहार में ऑलरेडी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ मधेपुरा में है। वो मालगाड़ी का बड़ा नीला इंजन वहीं बनता है, एल्स्टॉम फ्रांस के साथ किया हुआ है। तो क्या है कि जब सरकार खुद पैसा लगा रही है ना, तो वो बहुत सोच समझ करके लगाए। अभी गुजरात को ही मिलता रहेगा तो फिर कैसे बात बनेगी? क्योंकि गवर्नमेंट का जो पैसा लगता है ना, वो इसलिए लगता है बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट के लिए। ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा। गुजरात कहाँ से कहाँ पहुंच रहा है, वो ऑलरेडी बहुत आगे चल रहा है। विदर्भ में, महाराष्ट्र में रिफाइनरी की बात चल रही है कि सूखा पड़ता है, किसान आत्महत्या करते हैं, रिफाइनरी लगा दो। बहुत अच्छा बात है, कम से कम जो है लोग, उनका मरना तो बंद होगा। लोग लोन ले लेते हैं, बारिश होती ही नहीं है, क्या करें? उनके सामने और कुछ बचता ही नहीं है, वो आत्महत्या कर लेते थे। विदर्भ की तो बहुत प्रॉब्लम रही है ये, शरद पवार वगैरह ने बहुत इसके लिए आंदोलन, आवाज भी उठाई है। मगर अब क्या करें? तो अब गवर्नमेंट को लगा इतने साल बाद सरकार जागी कि चलो रिफाइनरी लगाते हैं। ऐसे में ही हमें उन डिस्ट्रिक्ट्स को, जैसे उड़ीसा में कालाहांडी, बोलांगीर, कोरापुट जिले जो पड़ते हैं, केबी के रीजन है, वहां लगाओ ना एक रेल कोच की फैक्ट्री लगाओ। कुछ काम नहीं ना बच्चों के पास में, लड़कों के पास में, तो रेलवे की नौकरी दो उनको, बनाओ उसमें टेक्नीशियन बनाओ, मजदूर बनाओ, जो करोगे वो करेंगे। ऑफिसर तो ऑल इंडिया एग्जाम से ही आएगा, पर लोकल लेवल का जो 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 लोग हैं, उन्हें लोअर लेवल की नौकरी मिलेगी। अभी वो भी दाहोद में जा रहा है। जामनगर, दाहोद, वडोदरा, गांधीनगर, गिफ्ट सिटी कहाँ बनी? गांधीनगर। अच्छा है, गुजरात तरक्की करे, इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, मगर केवल गुजरात ही क्यों, और भी प्रदेश है, 36 हैं टोटल, तो 35 का भी ध्यान रखना पड़ेगा। लिखिए। बी लिखिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय वर्किंग ऑन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय वर्किंग ऑन फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। एक अरुण गोविल हैं, जानते हैं? राम बने थे, राम अरुण गोविल, वो आजकल माननीय सांसद हैं। उन्होंने लोकसभा में बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने वित्त मंत्री से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, जबकि वो तो रूलिंग पार्टी से ही आते हैं, तब भी उन्होंने कहा
कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसा कोई प्लान है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर के ऊपर से इंश्योरेंस का भार कम किया जाए। ये जो बैंकिंग सेक्टर में आपने जो इंश्योरेंस करने के जो टारगेट लगा दिए हैं ना, बैंकें कर रही हैं इंश्योरेंस का काम, उन्होंने कहा इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस कंपनीज हैं तो प्राइवेट और सरकारी, वो करें। बैंक क्यों कर रही हैं? बैंक का काम है सेविंग्स और डिपॉजिट्स को बढ़ाना, बैंक का काम है लोन देना, क्रेडिट जनरेट करना, ताकि हमारे यहाँ का जो ओवरऑल इनकम है वो बढ़े। अभी बैंक जो है वो सेविंग्स डिपॉजिट्स और लोन से हटकर के वो इंश्योरेंस कराने में लग गई हैं। इसको खत्म करवाइए, क्योंकि अगर बैंकों के पास डिपॉजिट्स नहीं होंगे, क्रेडिट जनरेट नहीं होगा, तो फिर ये जो इतनी एस्पिरेशनल स्कीम्स चल रही हैं भारत सरकार की कि इसमें भी लोन ले लो वहां से भी लोन ले, तो लोन मिलेगा कैसे? वो तो सारी स्कीम्स फ्लॉप हो जाएंगी ना। तो ओवरऑल जनरेशन अगर हमें करना है किसका, वेल्थ का, तो बैंक का काम बैंक करें और इंश्योरेंस का काम इंश्योरेंस कंपनीज करें। अपना अपना देखें। इंश्योरेंस कंपनीज कैसे पैसा कमाती हैं, इसको जरा ध्यान रखना भाई। बैंक पैसा कमाती है आपको लोन दे करके, इंटरेस्ट लेती है। इंश्योरेंस कंपनीज पैसा कमाती हैं आपसे, इंश्योरेंस पकड़ लिया उन्होंने, किस्त ले ली और उसको उठा करके उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया। दोनों का मैंडेट ही बिल्कुल अलग है, पैसा कमाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है, और यहाँ दोनों को मिंगल करा रहे हैं, दो अलग अलग कल्चर्स को, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। वो नहीं करना है। अरुण गोविल का ये सवाल बहुत शानदार था, ध्यान नहीं दिया गवर्नमेंट ने। ना बैठ जाओ, टाइम ओवर हो गया है। लिखिए। नहीं तो क्यों कर रही हैं? क्योंकि सरकार बोल रही है इसीलिए तो कर रही हैं। थोड़ा बहुत करेंगी, अगर आप उनके ऊपर डंडा कर देंगे कि आपको इतना टारगेट अचीव करना है, उतना स्टाफ नहीं है बैंकों के पास, उतना स्टाफ भी तो नहीं है। ये सब हमने कहाँ से सीखा है? हमने प्राइवेट बैंकों से सीख लिया है, जो फॉरेन बैंक्स आ रही हैं। ये सारा कल्चर उन्हीं का ही है, ये फॉरेन बैंक से सारा काम करती थी। वरना हमारे यहाँ तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती थी वो केवल बैंकिंग का काम करती थी भाई। कभी आपने सुना था इंश्योरेंस लेने के लिए बैंक जा रहे हैं? एलआईसी में जाते थे। ये तो एक नई गंगा बहा दी भाई। अब बैंक परेशान है, वो कह रही है हम खाते का टारगेट अचीव करें कि लोन का टारगेट अचीव करें कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करें कि हम इंश्योरेंस करें। अजीब लफड़ा खड़ा कर दिया हमारे लिए। और लोन में भी एक तरीके का लोन नहीं है, एजुकेशन लोन अलग है, हाउसिंग का अलग है, एजुकेशन का अलग है, पर्सनल लोन अलग है। तो उनका काम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बैंकिंग, इसीलिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। और फिर बैंक कम और कर दी, आज हमारे पास 12 PSBs हैं, क्या करेंगे फिर? तो उन्हीं के ही ऊपर प्रेशर, वैकेंसी है नहीं, स्टाफ है नहीं, तो ये तो लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे ना। समझ रहे हैं? लिखिए। माइक बी लिख लिया ना, सी लिखिए रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीनर प्रोडक्शन। सी लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीनर प्रोडक्शन। माइक्रो फाइनेंस मतलब 1 लाख से कम होता है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लीनर प्रोडक्शन। नेक्स्ट लिखिए डेवलपिंग पीपीपी इकोसिस्टम। पीपीपी माने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। डेवलपिंग पीपीपी इकोसिस्टम इन सोशल सेक्टर्स। डेवलपिंग पीपीपी इकोसिस्टम इन सोशल सेक्टर्स। सोशल सेक्टर है जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सब सोशल सेक्टर होते हैं। हेडिंग डालिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये तीसरी एजेंसी है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। एस्टेब्लिश्ड इन 1960। प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के? अजय बंगा, ठीक है। लिखिए established in 1960, IDA is a part of the World Bank. IDA is a part of the World Bank that focuses on assisting low income countries, that focuses on assisting low income countries that are suffering from
ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस लो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डालेंगे, लो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी बोलते हैं इसको। जीएनपी मतलब आपके जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम में आप डेप्रिसिएशन और ऐड कर लीजिए कि नॉर्मल वियर एंड टीयर में क्या खर्चा हुआ है, तो जीएनपी बन जाएगा। जीएनपी कॉमा ट्रबल्ड क्रेडिट वर्दीनेस, ट्रबल्ड क्रेडिट वर्दीनेस एंड लो पर कैपिटा इनकम, ट्रबल्ड क्रेडिट वर्दीनेस एंड लो पर कैपिटा इनकम। लो पर कैपिटा इनकम का, हाँ बेंचमार्क्स तो उन्होंने बना रखे हैं। वो अब फैक्ट में तो देखना यार, मुझे एकदम फैक्ट नहीं, मगर हाँ उन्होंने बांट रखा है कि भाई इतने से इतना होगा। जैसे हमारे यहाँ दादा भाई नौरोजी ने पर कैपिटा इनकम जोड़ी थी, कितनी जोड़ी थी? 20 रुपया जोड़ी थी। 20 जोड़ी थी, 35 जोड़ी थी? हाँ 20 रुपया जोड़ी थी। हाँ सोचो 20 रुपया मतलब एक आदमी दिन में 20 रुपया कमा पा रहा है, पर कैपिटा इनकम जो है ना, क्या ही है उसका मतलब, समझेंगे? पर कैपिटा इनकम एक्चुअल रिफ्लेक्टर होता है बेटा, एक्चुअल रिफ्लेक्टर होता है, जीडीपी नहीं होता है। देखो जीडीपी का क्या मतलब क्या है, ऐसे समझेंगे। जब आपने बोला इस देश का जीडीपी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, अरे वो प्रोडक्शन तो हथियार बनाने से भी हो सकता है। खूब महंगे महंगे हथियार बनाए और उठा उठा के बेच दिए, अमेरिका ने बनाए अफ्रीका को बेच दिए, अफगानिस्तान को बेच दिए, और अमेरिका का जीडीपी स्वेल कर गया, तो उससे थोड़ी ना बात बनेगी। हथियार बना करके आप क्या करना चाह रहे हैं? तो जीडीपी इज नॉट द एक्चुअल रिफ्लेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब देख लो ना, क्या अमेरिका उतना प्रॉस्पेरस है? वो तो जो वहां रह रहे हैं उन्हें मालूम है वहां की गरीबी का आलम क्या है। मतलब क्या है कि जीडीपी के साथ साथ हमें इनकम इक्वेलिटी के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, और इनकम इक्वेलिटी का रिफ्लेक्टर है आपका पर कैपिटा इनकम। माने किसी देश ने एक फाइनेंशियल ईयर में, एक साल में कितनी कमाई की, उसको आप डिवाइड कर दो उसकी टोटल पॉपुलेशन से, तो एक नागरिक के हक में कितनी इनकम आई, इससे पता चलेगा। जैसे हमारे देश में, तो हमारे यहाँ का जो 60% जो वेल्थ है ना, वो टॉप 1% के पास है। अब सोचो, अंबानी साहब के यहाँ शादी हुई, गजब तरीके से मेहमान आए, वो एरोप्लेन में बैठ बैठ कर आ रहे हैं, है ना, महीनों चल रही है शादी, पूरा मुंबई भंडारा खा रहा है। पैसा है ना, किससे हो रहा है पैसा, और है ना। और वही हमारे ही देश में ऐसी भी बेटियां हैं जिनके लिए सामूहिक विवाह कराने पड़ रहे हैं, और उसमें भी खाना खत्म हो जाता है। सरकार, विधायक, डीएम सब अपना अपना पैसा जोड़ते हैं, एनजीओ लगाते हैं, तब जाकर उसके सामूहिक विवाह संपन्न हो पाता है। 12 बेटियों का विवाह हो रहा है, 16 का हो रहा है, 100 का हो रहा है। तो क्या है ये स्टार्क इनइक्वालिटी है। देश में जीडीपी तो सभी के लिए उतना ही है, मगर पर कैपिटा इनकम कितनी है वो देखते हैं। पर कैपिटा इनकम यहाँ से लो पता चलती है, क्योंकि जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी ना, तो जीडीपी उतनी ही में बटेगा। डिनोमिनेटर जितना आप बढ़ाते चले जाओगे तो ओवरऑल आंसर तो छोटा ही आएगा ना। ये है, इसीलिए कहा जाता है जनसंख्या को कंट्रोल में रखो। बेतरतीब तरीके से जनसंख्या बढ़ेगी तो कुछ नहीं हासिल होने वाला है। खाना पानी तो कम हो ही जाएगा, ओवरऑल इनकम भी कम हो जाएगी। इसीलिए आप देखना, एक ये कहा जाता है कि गरीबों के बच्चे ज्यादा होते हैं, ताकि वो बच्चे जैसे ही होश संभालेंगे वो कुछ कुछ कामों में लग जाएंगे। मगर उनके इतने बच्चे होते हैं, इसका भी एक वो भी एक कारण बनता है उनके परपिचुअली गरीब रहने का। क्योंकि जिन बच्चों को आपने एक्सपेक्ट किया ना वो कुछ कमाएंगे, तो वो आईएएस बन के नहीं कमाएंगे, वो फिर वो काम भी उसी तरीके का वो पकड़ लेंगे। मोटर मैकेनिक बन गए हैं, कहीं पे कुछ काम कर रहे हैं, मजदूर बन गए हैं, कुछ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने जितने बच्चे पैदा कर लिए हैं, उनका आप बेसिकली उन स्किल डेवलपमेंट पर, या आप उनको एक एसेट नहीं बना पा रहे। ऐसे बच्चे लायबिलिटी हो जाते हैं देश के ऊपर। अब वो बचपन से उनको प्रॉपर खाना नहीं मिला, तो उनका शरीर भी कोई बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है, तो आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए होता है कि जब भी कोई महामारी कुछ फैलती है, सबसे ज्यादा उन डिस्ट्रिक्ट्स में फैलती है जहां पर गरीबी ज्यादा है।
क्योंकि सबसे पहले वही जद में आता है जिसका शरीर कमजोर है। अरे, पहला सुख निरोगी काया, यही तो कहा गया है। अब अगर खाना पीना ही नहीं है, मुजफ्फरपुर बिहार में वो लीची खाने से बच्चे मर जाते हैं। और लीची खाने से बच्चे मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? क्योंकि लीची खाली पेट नहीं खाई जाती है। मगर बच्चा करे क्या? उसके माता पिता दोनों लीची के बागान में लीची बीनने का काम करते हैं, उनको थोड़ा पैसा मिलता है। बच्चा तो भूखा है ना। तो जो लीची बच गई, गिर गई, वो बच्चे ने खा ली, मर गया वो, खत्म। इसका मतलब क्या है? कि बच्चा इतना गरीब परिवार से आ रहा है कि उसके पास उतना भी नहीं है कि लीची खाने से पहले वो कुछ खा ले। खाली पेट लीची नहीं खानी है, छोटे बच्चों को खास तौर पे। ये मुजफ्फरपुर की हर साल की घटना है। ठीक है। आप देख लो, जो हूच के केसेस होते हैं कच्ची शराब के होते हैं। कच्ची शराब पी कर कोई कभी सुना कोई धन्ना सेठ मर गया? कौन मरता है? बिल्कुल, गरीबों में गरीब। क्यों? क्योंकि उसे शराब पीने का तो शौक था, मगर उस पर इतने पैसे नहीं थे कि वो अप्रूव्ड शराब ले सके, जो सरकारी, जो ठेकों पर जो मिल रही है, जो सरकार ने अप्रूव की हुई है। तो वो अपनी बना रहे थे, पी के हो गया काम उनका। परिवार गरीबी रेखा से इतना नीचे था, अभी इनके मरने के बाद और नीचे हो गया। यही तो होता है। और लड़के भी इनकी यही करेंगे, क्या करेंगे फिर आगे चल के? बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं कि जहां से वो उस जगह से बच्चा अपने आप को सही सलामत आगे निकाल ले। क्योंकि ओवरऑल माहौल ही वही है ना, बिगड़ा हुआ। क्या करे वो? उसकी भी कोई गलती नहीं है। माताएं दूसरों के बड़े अमीर आदमियों के घरों में बर्तने मांज रही हैं जाके। और बच्चे के ऊपर पिताजी शराब पी के मर गए। उस बच्चे पे ध्यान किसने दिया जब वो बड़ा हो रहा था? तो अभी वो बिगड़ेगा तो उसकी क्या गलती है? तो बच्चा है ना, वो कौन सी डगर पकड़ लेगा, उसको कौन देखेगा? इसके लिए जरूरी है कि हम अगर लोन ले भी रहे हैं वर्ल्ड बैंक से या इन सब से, तो हम उस पैसे को वहां लगाएं जहां पे कैपेसिटी क्रिएट हो। और जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि 12वीं तक पढ़ाया, फिर ग्रेजुएट करा लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करा लिया, 3 डिग्री हो गई, नौकरी एक भी नहीं है। पैसा ऐसा लगाए हैं जो शुरू से स्किल डेवलपमेंट पे काम चले। जो महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था नई तालीम का, साबरमती आश्रम में वो स्किल्स सिखाते थे और लोग सीखते थे। ठीक है। सब लोग अपना अपना काम, कुछ तो काम धंधा सीख लो कम से कम में। और ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस लाइन की है, ये आईएएस की तैयारी कर रहे हैं साहब, 5 5 6 6 7 7 अटेम्प्ट हो गए हैं। और उसके बाद हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, अब हम करें क्या? अरे तुमने आईएएस के लिए पढ़ लिया, तुम तो सब कुछ पढ़ लिया। इस संसार में भगवान ने जो कुछ बनाया था वो सब कुछ तुमने पढ़ लिया, और अब भी यही बात का रोना है कि हम करें क्या? इसका मतलब है कि आप तैयार नहीं थे मेंटली उस नौकरी के लिए भी। अगर इतना पढ़ने के बाद भी हमें ये लग रहा है हम करेंगे क्या, तो भैया घर बैठो। ठीक है। तो हमारी जो पढ़ाई है ना, वो बेसिकली दिमाग खोलने वाली होनी चाहिए। और वो हमें ऐसा बनाए कि ताकि हम आगे तक का कुछ सोच सकें, कुछ बड़ा कर सकें। और केवल एक ही दिशा में सोच पाए तो वो पढ़ाई बेकार हो गई ना। ये है। लिखिए, आपने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी लिखना शुरू किया ना। ट्रबल्ड क्रेडिट वर्दीनेस एंड लो पर कैपिटा इनकम, लिखिए। आईडीए कॉम्प्लीमेंट्स, आईडीए कॉम्प्लीमेंट्स वर्ल्ड बैंक्स ओरिजिनल लैंडिंग आर्म, आईडीए कॉम्प्लीमेंट्स द वर्ल्ड बैंक्स ओरिजिनल लैंडिंग आर्म, कॉमा द आईबीआरडी लैंडिंग आर्म, कॉमा द आईबीआरडी फुल स्टॉप। IDA also provides concessional loans. IDA also provides concessional loans with 30 to 45 years of. IDA also provides concessional loans with 30 to 45 years of repayment period. 30 to 45 years of repayment period. Full stop. It also provides long-term interest-free loans. It also provides long-term interest-free loans.
देखो, सरकार कोई भी लोन लेती है ना, तो वो सॉवरीन डेट हो जाता है बेटा, और उसका पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आज सरकार में भाजपा है, कल को कोई और आएगी, अब कौन आएगी मुझे नहीं मालूम, मगर कभी कोई आएगी तो उसे भी वो सारे लोन चुकाने पड़ेंगे जो आज भाजपा ने लिए हैं, क्योंकि भारत सरकार ने लिए हैं वो लोन। ये ऐसा नहीं कर सकते कि तब भाजपा ने लिए थे और हमारे तो वैचारिक मतभेद है, हम तो नहीं चुकाते। ये सॉवरीन डेट है, राष्ट्रीय कर्ज है ये चुकाना ही पड़ेगा। ऐसा पहले यूपीए की सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स में लिया था, ऑयल बॉन्ड्स खरीदे थे, फिर उसको चुकाने का टाइम आया था तो अभी इन्होंने चुकाया है। बीच में हो रहा था कि तेल तो बहुत सस्ता है मगर ये बाजार में बिक क्यों नहीं रहा है, अब सरकार क्या समझाती तुमको। वो इसलिए नहीं बिक रहा था क्योंकि सरकार ऑयल बॉन्ड भरने में लगी हुई थी, वो मैच्योरिटी हो रही थी उसकी बेचारी की, इसलिए वो नीचे पेट्रोल पंप पे तेल सस्ता नहीं मिल पा रहा था। अब देखो हो गया ना सस्ता, आ गया ना दोबारा उसी रेट पर जो पहले था, वरना तो पहले तो बीच में तो 100 के पार जा रहा था, लोगों के होश उड़ गए थे कि हम क्या करेंगे। आज वो कब से 95 पे चल रहा है, और वो भी 95 पे तब चल रहा है जब सरकार, प्रदेश सरकार वैट कम करने को राजी नहीं है। ये थोड़ा ये भी सेक्रीफाइस करें तो होगा ना। इसीलिए बीच में जब हुआ तो वित्त मंत्री ने क्या कहा कि हम बेसिक ड्यूटी को कम कर रहे हैं अब, जो केंद्र सरकार का जो शेयर बनता है, क्योंकि हमने ये देखा है कि स्टेट गवर्नमेंट वैट कम करने को तैयार नहीं है। जीएसटी में नहीं आता बेटा, बर्बाद हो जाएंगे ये लोग, उनका तो कुछ नहीं है। जीएसटी में अगर पेट्रोल को, डीजल को, एविएशन टरबाइन फ्यूल को और शराब को ले आए तो प्रदेश सरकारें तबाह हो जाएंगी बेटा, ताले लग जाएंगे सचिवालय में, कुछ नहीं बचेगा इनके पास, क्योंकि इनका सबसे बड़ा जो कर्ज का जो तरीका है वो एक वैट है, क्योंकि मरी गिरी हालत में भी लोग गाड़ी तो चलाएंगे ही और शराब तो पिएंगे ही। कोरोना में मंदिर बंद थे, ठेके खुले थे, है ना, ये सरकार जानती है, इसलिए बोतलें तो बिकेंगी। आपको हैरत होगी ये जान करके कि नए साल से पहले, ये 31 तारीख जो आ रही होती है, आपको मालूम है 25 तारीख से डीएम का आदेश निकलता है सभी ठेकों को कि अपने यहाँ स्टॉक की पूर्ति सुनिश्चित करें, आपके यहाँ शराब पूरी रहनी चाहिए, जो ब्रांड सरकारी अप्रूव्ड हैं, शराब कम नहीं पड़नी चाहिए। ये सरकारी ऑर्डर होता है, क्योंकि सरकार जानती है यही तो टाइम आया है पैसा कमाने का, और उसी टाइम पे फिर वो आबकारी विभाग के छापेमारी शुरू होती है। तो इधर से शराब बेच के कमाएंगे, दूसरी तरफ से तुमसे वो स्टॉक में गड़बड़ी पे फाइन लगाएंगे, वहां से कमाएंगे। और फिर जब तुम गाड़ी में बैठ के पी रहे होगे तो पुलिस चालान काटेगी, वो वहां से कमाएगी। पूरा तंत्र एक्टिव हो जाता है, पैसा ही पैसा, है ना, क्योंकि अभी मार्च आ रहा है ना, मार्च से पहले पहले सारे काम करने हैं, इसलिए पैसा चाहिए, थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। ये काम दिवाली से शुरू हो जाता है, हम लोग उस इनकी जो एल्गोरिथम है ना, वो हम उसे समझ नहीं पाए हैं, ये क्या कर रहे होते हैं। ये दिवाली से एक्टिव हो जाते हैं और नए साल तक एक्टिव रहते हैं। आप फिर देखना फरवरी में चालान कटना बंद, तो कमा लिया ना उन्होंने जनवरी तक में जितना कमाना था, 26 जनवरी तक वो खत्म करते हैं मामला। अब उनका मार्च तक का पैसा निकल आया है, अब इसके बिला पर वो फिर से मांगेंगे, एस्टिमेट बनेगा, जो बजट एस्टिमेट जो जून जुलाई में जो नया प्रदेश का बजट आता है, यही होता है, ऐसे ही काम चलता है। देखिए, इट कंप्राइजेस माने आईडीए, आईडीए कंप्राइजेस 175 कंट्रीज वेयर इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर। आईडीए comprises 175 countries where India is a founding member. IDA provides grants. IDA provides grants. Grants माने मदद होती है, ठीक है, एंड लो इंटरेस्ट लोन्स, एंड लो इंटरेस्ट लोन्स। हाँ, ये तो लॉन्ग टर्म ही हो गया ना, 15 साल से ऊपर तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, 15 साल से ऊपर कोई भी लोन होगा तो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। इसमें हमारा तो 20 साल तक तो बात ही नहीं करनी, बुलेट ट्रेन वाले में सोचो, 20 साल तक तो हमें सुध भी नहीं लेनी उसकी, 20 साल के बाद देखेंगे कौन सरकार होगी, देखी जाएगी तब की तब। अभी तो ले ही लिया 80,000 करोड़ रुपया, है ना।
कितने साल टिकट लगानी पड़ेगी तभी 80,000 करोड़ निकल कर आ पाएगा? सोचिए जरा। वैसे ही बहुत सरकार आजकल बहुत सोच समझ के काम कर रही है। एक तो ये जो मॉडल आया है ना, ये रेलवे स्टेशन और सब जगह जो दुकानें बन रही हैं, आपके अमृत भारत स्टेशन जो बना रहे हैं अपने यहाँ हर्रावाला में भी बन रहा है, ये क्या है? ये मॉल बनेगा बेसिकली, ये स्टेशन नहीं बनेगा। इसमें दुकानें होंगी, लोग शॉपिंग करेंगे, नीचे ट्रेन आएगी, ऐसा हो जाएगा। रानी कमलापति जो हबीबगंज है, वो ऐसे ही स्टेशन है। वो इतना खूबसूरत है कि आपको लगेगा आप मॉल में पिक्चर देखने आए हैं। और ट्रेन आती है चली जाती है, उसमें पता ही नहीं चलता, साउंड प्रूफ स्टेशन है। मैं तो हैरत में पड़ गया जब रानी कमलापति पे मैं गया वहां पर। बहुत शानदार है। अगर हर्रा वाला ऐसे ही बन जाएगा तो ये हर्रा वाला का तो कायाकल्प हो जाएगा। कहाँ तो कहाँ पेड़ ही पेड़ होते थे हर्रा वाला में, अभी तो मॉल वाला स्टेशन बनेगा। अमृत स्टेशन कहलाएगा ना। देखिए क्या होता है। इस तरीके से जब पैसा कमाना शुरू होगा तभी बनेगा। देखो, गवर्नमेंट का तो मैंडेट यही होना चाहिए कि तिजोरी भरी रहे, क्योंकि वो राजा भी किस काम का जिसका राजकोष ही खाली होगा। राजा अपनी प्रजा को तभी पाल पाएगा जब उसका राजकोष भरा हुआ होगा। अगर वो बांटता ही रहेगा और भरने का यहाँ पे कुछ नहीं है, इनकमिंग 0 और आउटगोइंग 100, तो फिर तो राजकोष ऐसा डिप्लीट हो जाएगा। हो गया ना दिल्ली में। और क्या हुआ? फिर यमुना भी मैली रह गई, बसें भी खत्म हो गई। ज्वाइन किया था तो 7,000 बसें थी, बाहर गए थे तो 2,500 बसें रह गई थी। ऐसा ही था। तो फिर पैसा आएगा कहाँ से? तो जो कुर्सी पर बैठ रहा है उसे पैसा कमाने की आदत, उस मेंटेलिटी से चलना चाहिए। मैं ये तो नहीं कह रहा हूं कि गरीबों पर जुर्म करना है, मगर हाँ, जहां से ले सकते हैं वहां पे लेना चाहिए, उसमें छोड़ना नहीं है, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए, आज हमारे देहरादून में जिस हिसाब से ट्रैफिक का ये जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं ना लड़के, नई नई बाइकें खरीद लाए हैं, इनका अगर ढंग से शिद्दत से पुलिस चालान काटना शुरू करे तो एक दिन में 1 करोड़ रुपया कमा लेगी गवर्नमेंट। मगर हमारी पुलिस कर नहीं रही वो वाला काम। जिस हिसाब से इन्होंने ब्लैक फिल्म चढ़ा ली है, टिंटेड शीशे, ऐसा लगता है जैसे मुख्यमंत्री मूव कर रहे होंगे गाड़ी में बैठ करके। मुख्यमंत्री का शीशा ट्रांसपेरेंट है और कुछ नहीं है, उनका शीशा ब्लैक है, बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है उसमें अंदर वो क्या कुकृत्य कर रहे हैं, मालूम नहीं है। आपके मन में क्या है? किस चीज से बच रहे हैं जो अपने शीशे काले करवा लिए हैं? और बाइक चला रहे हैं इतनी तेज, सिग्नल को जंप कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग यहाँ छूट जाती है, सांप का ब्रेक वहां लगता है। तो चालान काटो इनका, काटो 5,000 का काटो। ऐसे 5,000 के चालान दिन में 12 भी कट जाएंगे तो थाने का तो खर्चा निकल आया। बिजली भी फ्री हो गई, पानी भी फ्री हो गया, है ना। और वरना थाने को मेंटेन करने का सरकार को खर्चा उठाना पड़ रहा है। हमें पुलिस को ऐसा बनाना चाहिए कि अपने थाने कोतवाली चलाने का पैसा खुद ही काट के निकालो। जैसे CSIR की लैब्स पे कहा गया कि खुद रिसर्च करो, पेटेंट कराओ, पैसा कमाओ, अपनी लैब खुद चलाओ। हमारा मुंह मत देखा करो, हर वित्त वर्ष में खड़े हो जाते हो कि पैसा चाहिए। ये थाने कोतवालियों में भी, चौकियों में भी यही कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि अपने खर्चा पानी निकालने का पैसा चालान काट के निकालो, हो जाएगा। सरकार ज्यादा से ज्यादा कैमरा खरीद के दे दे इनको, और कुछ नहीं करना है। इतने बदमाश लड़के हैं कि रोज चालान कटेंगे और तब भी नहीं सुधरेंगे। ये हालत है, रोज कटेंगे इनके चालान और पुलिस खूब अच्छा पैसा कमाएगी। लिखो भैया। It IDA provides grants and low interest loans that help countries invest in their futures, comma, improve lives and create safer communities worldwide. Safer communities worldwide. Safer communities. The donors meet every 3 years. The donors meet every 3 years to replenish IDA funds. The donors meet every 3 years. 3 साल में एक बार बैठते हैं। To replenish IDA funds. So stop. These funds are used in
social sectors, these funds are used in social sectors like health, education, food security, gender equality, health, education, food security, gender equality, war crisis, etc. वॉर क्राइसिस एक्सेट्रा। आपने वो अफ्रीका के बच्चों के वो वीडियोस देखे हैं, वो कुछ खा रहे हैं, उनको प्लेट में सर्व किया जा रहा है यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। वो भारत भेजता है ना, राजमा भेजता है भारत, चावल भेजता है, मोटा अनाज भारत भेजता है। इससे क्या है, जब मोदी जी ये कहते हैं ना कि ये न्यूट्री सीरियल्स पर ध्यान देना चाहिए, तो बेसिकली क्या है, डोमेस्टिक डिमांड को तो इंक्रीज करना ही है, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ाना है। ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वो डोमेस्टिक डिमांड को भी सेटिस्फाई कर पाएगा। प्लस भारत की जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है ना, कि बोरी भर भर के अनाज गरीब देशों में भेज दिया, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बढ़िया तरीका है। इससे क्या होता है, उन देशों में भारत के प्रति वफादार नागरिक तैयार हो जाएंगे, ये होगा। दिल्ली के अस्पतालों में अफ्रीका और अफगानिस्तान अफगानिस्तान के लिए एक्सक्लूसिव वार्ड्स हैं, पता है आपको, सरगंगाराम में है, एम्स में है, एम्स में अफ्रीका के लिए वार्ड है पूरा। दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम अफ्रीका एवेन्यू है। अफ्रीका भारत की प्राथमिकता है। हर साल आईएएस के क्वेश्चन में अफ्रीका से रिलेटेड एक सवाल आ जाता है। G20 में अफ्रीका को भारत ने ही शामिल कराया, दिल्ली में ही शामिल कराया, वरना बातें तो सभी कर रहे थे, मगर शामिल किसने कराया, भारत ने कराया। अफ्रीका के जितने दूतावासों को जगह दिल्ली में दी हुई है, इतने दूतावास कहीं पे भी नहीं है, ये है ना। तो समझना चाहिए, हमारे राष्ट्रपति खुद जाती हैं अफ्रीका, अनेक बार भारत के राष्ट्रपति को भेजा जाता है कि आप जाइए। लिखिए, एजेंसी का नाम लिखिए, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। देखिए, established in 1966, established in 1966, comma, ICSID is a, ICSID is a legal dispute resolution, legal dispute resolution and conciliation arm of the World Bank, legal dispute resolution and conciliation arm of the World Bank. It has 165 member countries. Full stop. India is not a member of this organization. India is not a member of this organization. देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आरओ में, पीसीएस में बन सकता है। ये 5 ऑर्गन्स हैं, इनमें से किन्हीं 4 का उसने नाम दे दिया, और ये पूछ लिया कि इनमें से इंडिया किसका मेंबर नहीं, डायरेक्ट। अब आपने पढ़ लिया है तो आपको बहुत आसान लग रहा है, नहीं पढ़ा होता तो वहां पर इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस का भी नाम नहीं सुना था आपने। ये है, एग्जाम हॉल में होश उड़ जाते हैं फिर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखना पड़ेगा। अभी उस दिन आप मुझे दिखा रहे थे वो, एक अभी लोअर पीसीएस में इन्होंने एक समिट पूछा है दक्षिण भारत का, जो एटलस में भी मेंशन्ड नहीं है। उत्तराखंड का तो भैया देवभूमि है, भगवान भरोसे ही है, वो एटलस में भी मेंशन नहीं है। बच्चा पढ़े कहाँ से, हरिद्वार वाले ये तो बताएं कि अगर ऑक्सफोर्ड की एटलस में उस समिट को मेंशन नहीं किया गया है, तो अब मैं कहां से किताब लाऊंगा उसे पढ़ने के लिए। और जो अभी आंसर की जारी की है, उसमें आंसर होना चाहिए इंडस, वो कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र। अब बताइए, गजब है ना भाई, हम तो नतमस्तक हो गए। और क्या ही कहें अब, क्योंकि अपने आगे लगने ही नहीं देते किसी की भी। लंबाई सिंधु की ज्यादा है, तो ब्रह्मपुत्र से प्रेम दिखा रहे हैं। क्या क्या कर रहे हैं, क्या ही कर सकता मतलब इसमें।
लिखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीएसआईडी। भाई अगर सर हमसे कह देते थे ना कि जरा सिद्धांत एक पेपर सेट कर देना, तो पेपर सेट करते टाइम में एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता था, और उसकी आंसर की जब बनाता था तो ध्यान से मैच करके बनाता था, एक भी जीरो एरर पर आता था। यहाँ पीसीएस लेवल के सवालों में भी लफड़े खड़े हो जाते हैं। जो इतना बड़ा पद है, जो बैठेगा तो सीधा एसडीएम बनेगा, उसके सवालों में लफड़े खड़े हो जाते हैं। सोचिए कौन पेपर बनाता होगा, मतलब कौन ही देवतुल्य व्यक्ति होगा वो, जो ऐसे सवाल सेट कर देता है। जैसे एक सवाल के तीन आंसर निकल करके आ रहे हैं, दो निकल करके आ रहे हैं। ऐसे सवाल बनाते ही क्यों भैया? क्यों वो उस जो है समस्या को जन्म दे रहे हो कि लोग नैनीताल भागें हरिद्वार को छोड़ के, है ना? और फिर नैनीताल से ऑर्डर आता है, फिर स्टे लगता है, फिर पेपर होगा, अब नए एडमिट कार्ड आएंगे। मतलब जो काम जो 3-4 महीने 6 महीने हो सकता था, 2-2 साल के लिए हो जाता है। छुट्टी पाओ। यहाँ फॉर्म भरने वालों की उम्रें निकल जा रही हैं। यहाँ सवाल नहीं सेटल हो पा रहा है कि उसमें सिंधु होगा कि ब्रह्मपुत्र होगा। कितना ही मतलब क्या ही बोला जाएगा। इनके लिए कहा जाता है कि इनको राज्यपाल नियुक्त करेंगे, मगर हटाएंगे केवल राष्ट्रपति। खाम ये ऐसा करेंगे, सिंधु और ब्रह्मपुत्र में अंतर करेंगे, है ना, तब राष्ट्रपति हटाएंगे। लिखिए, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ आईसीएसआईडी वॉज originally curated by Aaron Brooks. Was originally curated by Aaron Brooks. Aaron Brooks in 1960, क्या है, वन है, 61 है, यस। एरॉन ब्रॉक्स इन 1961, फुल स्टॉप। हेडिंग डालिए, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा। established in 1988। established in 1988। मीगा is an organ of the World Bank। मीगा is an organ of the World Bank which offers political risk insurance। पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस। भाई प्राइवेट सेक्टर ये कहता है अगर हमने इन्वेस्ट किया और इनके यहाँ सरकार बदल गई तो हमारा तो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आप दूसरे देश के लोगों से कह रहे हो हमारे इन्वेस्ट कर दो, तो आप जानते हैं ना, जो भी हर देश में लगभग दो पार्टियां तो ऐसी हैं, चीन को छोड़ दो, कि जो बिल्कुल ही ऑपोजिट विचारधारा की होती हैं। चाहे अमेरिका में कंजर्वेटिव रिपब्लिकन हो, चाहे भारत में भाजपा कांग्रेस हो, चाहे आपका अफ्रीका में जैकब जुमा की सरकार होती है, या दूसरे जो है उनकी सरकार होती है आजकल है, तो क्या है कि बिल्कुल ही पलट देते हैं आकर के। मगर इसमें तो वो तो बर्बाद हो जाएगा जिसने करोड़ों रुपया लगाया हुआ, तो उसके लिए इंश्योरेंस की जरूरत है। पॉलिटिकल रिस्क से बचने के लिए तो मीगा देखता है। लिखिए, which offers political risk insurance and credit enhancement guarantee। and credit enhancement guarantee, full stop। देखिए, मीगा was established to encourage मीगा was established to encourage investment insurance। मीगा was established to encourage investment insurance ecosystem in developing countries। investment insurance ecosystem in developing countries, full stop। ये अभी भी जैसे इंडिया में अभी भी प्रॉब्लम है
कभी कभी हो जाता है ऐसा कि किसी ने अपना कोई प्रोजेक्ट लगाया, कुछ किया, और नई सरकार आई, उन्होंने रोक दिया। नहीं नहीं, ये तो गलत है, ये तो गड़बड़ है। आदमी कहाँ जाए पैसा और लेकर के इतना सारा। अब जैसे टाटा के टाइम में क्या हुआ था, सिंगूर में प्लांट लगाने के लिए ममता बनर्जी ने मना कर दिया था। तो अच्छा हुआ, शुरुआत में ही मना कर दिया। और कहो ममता बनर्जी अलाउ कर देती है और उनकी जगह कोई दूसरा आता और वो टाटा से कहता आप समेट लीजिए अपना सामान, तब तो और ज्यादा लॉस होता। अभी तो ये है कि जमीन ही नहीं दी है, मना कर दिया है, तो वो शुरुआत में ही बच गए ना। ये एक अच्छी बात है। दूसरा, अगर नजरिए से देखो, फैक्ट्री लग जाए और तब कहो कि प्रोडक्शन नहीं होने देंगे, तब तो फिर बहुत ही लफड़ा हो जाए, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। क्या करेगा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है। लिखिए, और वो एक दिन ऐसा रहा, वाटरशेड मोमेंट था बंगाल के इतिहास का, है ना, आजाद भारत में बंगाल के इतिहास का। एक कंपनी ने जाना ही छोड़ दिया बंगाल। अब वो जाती ही नहीं। अब आप देखना कोई भी बड़ा, जबकि बंगाल में पोर्ट है, हल्दिया पोर्ट है इतना बड़ा, मगर कोई नहीं जाता। ऐसे ये अनोखे दो राज्य हैं, केरल और बंगाल, कि जो कोस्टल स्टेट होकर भी इन्वेस्टमेंट नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। कारण उसका क्या है वो सब जान ही रहे हैं। ठीक है ना, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स कम्युनिज्म, जो चलता नहीं आजकल, कहीं नहीं चलता। रूस में भी नहीं चलता, चीन में भी नहीं चलता। अगर चीन में चल रहा होता तो अली बाबा ना खड़े हो पाते। आज उनकी किताबें बिक रही हैं, सभी देशों में बिक रही हैं, है ना। अली बाबा कैसे हुए, तो सब एक ही जैसे क्यों नहीं है। या तो सब अली बाबा जितने ही अमीर हो जाते, या फिर अली बाबा औरों जितने गरीब हो जाते। एक बराबर रहना चाहिए। इसका मतलब चीन में भी वो कॉन्सेप्ट फेल हो चुका है। लिखिए, मीगा हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट, मीगा हेल्प्स इन्वेस्टर्स टू प्रोटेक्ट एफडीआई against political and non-commercial risks, against political and non-commercial risks. MEGA helps investors to protect foreign direct investment against political and non-commercial risks. देखिए, MEGA is a member of the, MEGA is a member of the Berne Union, BERE, नहीं BERNE, Berne Union. MEGA is a member of the Berne Union. बर्न कहाँ की राजधानी भाई, स्विट्जरलैंड की। which is also known as which is also known as the International Union of Credit, which is also known as the International Union of Credit and Investment Insurers. International Union of Credit and Investment Insurers. It is headquartered in London. It is headquartered in London. हाँ, बर्न यूनियन का हेडक्वार्टर लंदन में है। लिखिए, मीगा कवर्स ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, मीगा कवर्स ओनली फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फर्स्ट लिखिए, न्यू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट, न्यू ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। 2024 के आईएएस प्रीलिम्स में एक सवाल आया कि इनमें से कौन सा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है, आया। अब बहुत टफ लगा भाई वो सवाल। क्यों टफ लगा, क्योंकि पानी की बोतल अपने पास रखते नहीं है एग्जाम हॉल में, थोड़ा ठंडा पानी पियेंगे, ऐसा सवाल देखेंगे तो। विजयवाड़ा ऑप्शन था कि नहीं था। विजयवाड़ा था, साउथ का कोई एक सिटी थी, विजयवाड़ा ही था। अभी कॉमन सेंस लगाओ कि विजयवाड़ा वो आंध्र प्रदेश का इतना बड़ा शहर है, वहां पे नया एयरपोर्ट बनेगा क्या। और जो दो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, देखो, आयोग आपको पूरा मौका देगा क्वेश्चन को ठीक करने का, बशर्ते आपको पीवाईक्यू हैंडल करने आने चाहिए थे। पीवाईक्यू आपने सॉल्व किए होते, जो मैंने कल भी कहा था। जिन्होंने पीवाईक्यू सॉल्व करने की आदत बना रखी है,
कम समय में ज्यादा सवाल लगाने की आदत, सही, गलत नहीं, सही, सही सवाल करने की आदत है तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाएंगे एग्जाम हॉल में, और आपका रेडिएटर भी गर्म नहीं होगा। सोचिए, ठंडा पानी रखेंगे अपने पास में। अभी आ रहा है ना एग्जाम 29 तारीख को, और उसके बाद 27 तारीख को उत्तर प्रदेश के आरओ एआरओ की परीक्षा है। पिछले साल गाजीपुर में लीक हो गई थी, इस बार नहीं होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो समझ लें अभी, और सवालों को लगाएं। ठीक है, इसमें बस एक या आप 2 पॉइंट ऐड करके और हम फाइनली जो आपके रिपोर्ट्स के नाम लिख लेंगे और वो वर्ल्ड बैंक समाप्त होगा। लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, न्यू इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन, न्यू इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन associated with expansion, new investment contribution associated with expansion, modernization और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। थर्ड लिखिए, एक्विजिशन इन्वॉल्विंग, एक्विजिशन इन्वॉल्विंग, एक्विजिशन क्या होता है, अधिग्रहण। ठीक है, जब सरकार जमीन खरीदती है। एक्विजिशन इन्वॉल्विंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस, एक्विजिशन इन्वॉल्विंग प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्टेट एंटरप्राइजेस। इसमें लास्ट पॉइंट लिख लीजिए कि मीगा हैज 154 मेंबर्स एंड इंडिया ज्वाइंड इट इन 1994। मीगा हैज 154 मेंबर्स एंड इंडिया ज्वाइंड इट इन 1994, जबकि ये खुद बना था 1988 में। हेडिंग डालिए, रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप 1994, रिपोर्ट्स पब्लिश्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। बहुत जरूरी है, इसको रट लेंगे, लिख लिख के याद करेंगे, इसको बिल्कुल अपने खून में घोल लो, ये वो चीज है। एक वायसराय के नाम, गवर्नर जनरल के नाम, बंगाल के और लखनऊ के नवाबों के नाम। अपना नाम भूल जाओ बेटा, कोई बात नहीं, रोल नंबर से काम चल जाएगा, मगर जब तक नौकरी नहीं मिलती इन इन लोगों के नाम मत भूलना। लिखिए, फर्स्ट लिखिए, पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ, ये फर्स्ट रिपोर्ट है, पावर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ। सेकंड, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट। जब आप करंट अफेयर्स करेंगे ना तो उनमें भी ये रिपोर्ट्स आपको दिख जाएंगी कहीं ना कहीं, इनकी जो भी डिटेलिंग्स होती हैं। नेक्स्ट लिखिए, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, देन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। नेक्स्ट, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, इसको बी रेडी भी बोलते हैं, बिजनेस रेडी रिपोर्ट, बी रेडी। नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। हमारे यहाँ का लक्ष्य क्या है कि हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हमें सिंगल डिजिट में लाना है। बेसिकली हमें जीडीपी के 9% से नीचे करना है उसको, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को। हमारा ओवरऑल जो जीडीपी है उसमें कितना पैसा जो है केवल इन्हीं सब में खर्चा हो जाता है माल को इधर से उधर पहुंचाने में, उसको कम करना है। वो कैसे कम होगा? सबसे अच्छा तरीका क्या है कि मालगाड़ी के ऊपर ट्रकों को लाद दो। ये रेलवे ने किया, रो रो ट्रेन बोलते हैं इनको, रोल ऑन रोल ऑफ। मालगाड़ी ली और उसके ऊपर ट्रकों पर सामान रखा और ट्रक को मालगाड़ी के ऊपर खड़ा कर दिया और मालगाड़ी में 2 इंजन लगाए और भेज दिया। ये जो मधेपुरा में तुम्हारे इंजन फैक्ट्री लगाई है ना एल्स्टॉम की, वो इसीलिए है बेटा। 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनता है उसमें, 12,000 घोड़े मिलकर के किसी चीज को खींचे तो जिस स्पीड से खींचेंगे वो वैसा इंजन है।
इसीलिए बनाया गया ना, सरकार अपना पैसा बहुत सोच समझ के खर्चा करती है, फिजूल खर्ची नहीं होती है वो। अब 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मालगाड़ी को खींच रहा है। और तभी ये चीज आई थी अपना डेडिकेटेड फीड कॉरिडोर। उसमें कहा गया डबल स्टैक मालगाड़ियां, माने एक कंटेनर रखेंगे, जैसे मान लीजिए आपके ये मालगाड़ी है, ये मालगाड़ी है, इसमें पहिए लगे हुए हैं, इसके ऊपर एक कंटेनर रखा, और इस कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर रख दिया, डबल स्टैक। इसमें लगा दिया वो 12,000 हॉर्स पावर का इंजन, वो खींच के ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कांडला ले जाएगा, ऐसा ना। फिर उसमें सरकार अभी रोड्स भी बना रही है। उन्होंने क्या कह दिया कि हमारे जो हाईवेज हैं वो, उस पर रेलवे क्रॉसिंग नहीं होनी चाहिए, सेतु भारतम क्रॉसिंग फ्री बनाइए, जहां जरूरत है पुल बनाइए, जहां जरूरत है टनल बनाइए, क्रॉसिंग पर हमारा ट्रक नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि क्रॉसिंग पर ट्रक रुकता है तो उसमें जो टमाटर है, आलू है, नींबू है, खराब हो जाता है, जाम में फंस जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को हम, जो अभी लगभग हमारी 12-14% थी जीडीपी की, उसे हम 9 से नीचे लेकर के आएंगे, सिंगल डिजिट में लाना। इसके लिए दिन रात काम चल रहा है। देखिए, सागरमाला भी इसी के लिए है, भारतमाला भी इसी के लिए है, सेतु भारतम भी इसी के लिए है। ठीक है। बाकी आपका जो ये क्या बनते हैं, एक्सप्रेस वेज बनते हैं। अब लड़कों को ये समझना चाहिए कि भाई बाइक मत चलाएं एक्सप्रेस वे पर, वरना मंजिल पे पहुंचने से पहले कहीं और पहुंच जाते हैं। बहुत खतरनाक जगह एक्सप्रेस वे बाइक चलाने के लिए नहीं बनता है। एक्सप्रेस वे क्या होता है, एक्सेस कंट्रोल्ड होता है, वो जमीन से ऊपर उठ के बनता है। हाईवे पर आप चौराहे देखेंगे, एक्सप्रेस वे पर चौराहा नहीं होता है। टोल बूथ से घुसते हैं और टोल बूथ पर एग्जिट लेते हैं, रास्ते में कहीं गाड़ी इधर से उधर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि वो एक फोकस्ड लेन तैयार की है, उसमें कोई भी लेन बाइक्स के लिए नहीं है। घर बैठो भैया, बाइक उस पर मत चलाओ। हमारे देहरादून से लड़का गया था, वो नहीं आया लौट करके, उसको है ना, क्या है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेस वेज पर जो आपके बगल से जो ट्रक और गाड़ी निकलेगी उसकी इतनी स्पीड होती है कि आपका सारा बैलेंस बिगड़ जाएगा बाइक का। अब दौड़ाते हैं, ट्रक से रेस लड़ा रहे हैं एक्सप्रेस वे पर, है ना। और भी बहुत से काम कर रहे हैं। लिखिए, कॉमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, नहीं नहीं, रिपोर्ट है भाई। कॉमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स, इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट था, उसके बाद है इंटरनेशनल डेट स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट, कॉमोडिटी मार्केट्स आउटलुक, हो गया। और अच्छा ठीक है, तो फिर ये आपका कंप्लीट हुआ। कल की क्लास में हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार।